हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज अपने मेरा हिस्ट्री का जब टॉपिक होता है ना, मेरे विषय का, तो मेरी खुशी एक अलग ही लेवल की होती है। एक टॉपिक अपने जो है भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति। मैंने ना कुछ स्टूडेंट्स के कहने पर ये हिस्ट्री दोबारा शुरू की है। मुझे ये लगता था कि हिस्ट्री का मटेरियल बहुत लोगों ने करवा रखा है, पर जब बच्चों ने मुझे ये थोड़ा बहुत दिखाया, आपको कि सर क्लास शुरू होते ही आलोचना। मैं एक ही काम कर रहा हूं, सिर्फ रीड पर। इतिहास का विद्वान हूं, मुझे कितने घंटे खड़े होकर यहां बुलवा लेना, लेकिन अपनी जो किताबों में मैटर दिया है उससे बाहर नहीं पढ़ना। और किताब के अनुसार सिर्फ एक दो यूट्यूबर मैंने देखे जो सिर्फ किताब के अनुसार, बाकी मेरे जैसे विद्वान कहीं और की बातें कर रहे हैं, वहां से प्रश्न नहीं आएगा रीट में। तो पहले बता देता हूं आपको, प्रश्न आएगा 8वीं की बुक में मैटर दिया है, नहीं देखनी क्लास, 8वीं की बुक जाके पढ़ लो, दूसरा पार्ट है, ठीक है। और एक 12वीं की बुक में तीसरे भाग वाली जो बुक है उसमें 5-4 लाइनें दी हुई है, आएगा तो प्रश्न वहीं से। अब हम एक स्टोरी रूप में स्टार्ट करते हैं। ये देख लो आप, है ना, ट्रिक वगैरह का दिया हुआ है, चलो बढ़िया ही दिया है। अब अपने स्टार्ट करते हैं इमेजिनेशन करके 5 मिनट तक। ये नहीं कि क्लास के बाद इधर उधर चले, 5 मिनट तक एक स्टोरी सुन लो, उसके बाद चाहे चले जाना, स्टोरी में सारी बात समझ आ जाएगी। आपने इस बात को सुना हुआ है, अंग्रेज जब भारत में आते हैं तो वो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे। इस पाठ में हमने क्या पढ़ना है? अंग्रेजों ने 4 जगह को जीतने के लिए, पहली जगह के लिए 2 युद्ध करेंगे, दूसरी जगह के लिए 4 युद्ध करेंगे, तीसरी जगह के लिए 3 युद्ध करेंगे और चौथी जगह के लिए 2 युद्ध करेंगे। हमारी बुक में चारों जगह के युद्धों के सन दिए हैं, बस जो लास्ट जगह पंजाब से युद्ध किए जाएंगे उनके सन नहीं दिए हुए, ठीक है। हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे। स्टेप वाइज हम ऐसे पढ़ेंगे, अंग्रेज जब भारत में आते हैं तो सबसे पहले इधर आएंगे कलकत्ता में। कहां पर आएंगे? सबसे पहले इधर आएंगे कलकत्ता में, हुगली नदी के किनारे। अब हमने 4 जगह के नाम लिखने हैं। एक बंगाल, लो बंगाल, दूसरा मैं लिखूं मैसूर, मैसूर, डेटा सारा नीचे आपको बता दिया जाएगा, स्लाइडों में लगाया हुआ है। तीसरे मराठा और चौथे है पंजाब। अब हमने ये देखना है, पहली बार इधर, फिर मैसूर, फिर मराठा, फिर पंजाब। कुछ भी रटना, ट्रिक वाली जो चीजें आएंगी 2 जगह। सहायक संधियों का क्रम किसने पहले किसने बाद में, और डलहौजी की जो हड़प नीति उसके तहत पहले कौन और बाद में कौन, और एक सर्वोच्चता की नीति जो थी लॉर्ड हेस्टिंग्स की, उसके तहत किसी को अगर कैप्चर किया था तो वो। बंगाल से अंग्रेज कितने युद्ध करेंगे? 2 युद्ध करेंगे, ठीक है, दोनों का जिक्र है, सन है, पढ़ेंगे हम। मैसूर से अंग्रेज कितने युद्ध करेंगे? 4 युद्ध करेंगे, 4 का सन दिया हुआ है, राजाओं के नाम दिए हुए हैं। 3 युद्ध करेंगे। मराठों से कितने युद्ध करेंगे? 3 युद्ध। पंजाब के साथ युद्ध 2 है, लेकिन लास्ट दिया हुआ है कि 1849 में इसको अधिग्रहित कर लिया। अब इनमें हमें क्या क्या याद रखना है? एक तो युद्धों के सन याद रखने हैं, अभी रटवाऊंगा आपके, देखना। और दूसरा क्या याद करना है? कौन सा राजा किस रियासत से संबंधित था। जब हम इन सब को जान लेंगे, फिर हम ये जानेंगे कि अंग्रेजों ने इनके प्रति किस तरह की नीति रखी हुई है, किसके प्रति क्या रखा हुआ है। अंग्रेज बड़े मतलब व्यापारी आदमी है, इतने दिमाग के साथ चले थे। आपको ये सारा क्रमानुसार समझाऊंगा एक एक मैप में। बंगाल को जीतने के लिए पलास को बक्से में रख दो। पलास को क्या करो? बक्से में रख दो। प्लासी और बक्सर का युद्ध, प्लासी और बक्सर का। बंगाली लोग बक्से में पलास रखते हैं, कहीं भी कोई काम करना पड़ सकता है। प्लासी बक्सर वैसे आपको याद रहते हैं। तो ये 1757 था और ये 1764 था, बंगाल पर अधिकार। बंगाल, कुछ बंगाली राजाओं के नाम याद रखने होंगे हमें, आगे स्लाइड में बता दिया जाएगा। मुर्शिद अली खां, अलीवर्दी खान हो गया, सिराजुद्दौला हो गया, मीर जाफर हो गया और मीर कासिम हो गया। अंग्रेजों में यहां अंग्रेज कौन सा संघर्ष करेगा? रॉबर्ट क्लाइव, क्लाइव का यहां जिक्र आएगा। एक अंग्रेज का और 4 या 5 बंगालियों के नाम याद रखने हैं। तो राजा और युद्ध दोनों बातें हो गई। मैसूर में 4 युद्ध है और 2 राजा है,
हैदर अली, टीपू सुल्तान, हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान। 4 युद्ध होंगे, बार बार बोलना है। 1767, 69, 80, 84, 90, 92, 99। 67, 69, 80, 84, 90, 92, 99 ये सन है। 1767 से 69, 80 से 84 और 90, 1790 से 92 तीसरा और लास्ट हो जाएगा 1799 और फिर इसको सहायक संधि कर ली जाएगी। 67 यानी कि 67, 69, 80, 84, 90, 92, 99। मैसूर याद करते ही 67, 69, 80, 84, 90, 92, 99 4 युद्ध हैं। बार बार बोलोगे याद रह जाएंगे। मराठों के साथ 3 युद्ध हैं। 1775 से 82 बुक में दिया हुआ है। 82 साल बाई की संधि से 22 साल में बैठी मराठा की बाई, ठीक है। 75, 82 और 1803 4 और आ जाएगा 1817 18। आगे बार बार इनका पूरी क्लास में जिक्र होगा, पक्के रटे जाएंगे। कठिन जो आंकड़े हैं मैं पहले ही आपको बता देता हूं, ठीक है। पहले तो हमें ये आंकड़े याद करने हैं, फिर इधर से आपको एक स्टोरी समझाऊंगा। पंजाब के साथ इतना ही। एक राजा का नाम रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, और 1849 में इनको कैप्चर कर लिया जाएगा। मराठों का पतन 1818 में, मैसूर का पतन 1799 में, बंगाल का पतन 1764 और सबसे लास्ट पूरे भारत पर अंग्रेजों ने 200 साल राज किया, लेकिन पंजाब पर 100 साल ही राज कर सके, क्योंकि पंजाब को सबसे लास्ट में जितने समय तक महाराजा रणजीत सिंह थे अंग्रेजों ने बिल्कुल भी नहीं देखा। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो गई। उसके 10 साल में बाद के राजा, जो बाद के सैनिक जो थे, प्रधानमंत्री थे, सब निकम्मे और स्वार्थी थे। तो अंग्रेजों ने क्या कर लिया, अपनी क्या कहते हैं उसको, अंग्रेजों ने, हाँ जी, वो ना माइक गुम हो गया था ये वाला, तो मैं क्लास रोक के माइक लगाने चला गया था, ठीक है। कहीं आप सोचो गुरुजी तो भूल गए, इतिहास नहीं भूलेंगे हम, इतना थोड़ा सा मां सरस्वती की कृपा है, भूल भी जाते हैं कई बार, कोई बात नहीं। लेकिन अब भी मैं सच बोल रहा हूँ, माइक लगाने गया, ठीक है। जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह का डेथ हुई तो 10 साल में अंग्रेज क्या करते हैं, पंजाब को कैप्चर कर लेते हैं। स्टोरी रूप में हम समझते हैं। अंग्रेज जो है ना, इसमें 2 चीजें पढ़ेंगे हम, 3 नीतियां। देखो YouTube पे बड़ी गाइडों में जो पढ़ाई गई है नीतियां, वो रीट के लिए नहीं है। अधीनस्थ प्रार्थक्य की नीति, रिंग फेस की नीति, बराबरी के दर्जे की नीति, पता नहीं कौन कौन सी नीतियां, ग्रेड 1 में, 2nd ग्रेड में वहां पढ़ो तो वहां है, विद्वान बनना है तो। यहां सिर्फ 3 ही नीतियों का जिक्र आएगा हमारे सिलेबस में। वो कौन कौन सी नीति है? एक नीति हम पढ़ेंगे सहायक संधि वाली, और एक नीति हम पढ़ेंगे जो सर्वोच्चता की नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स की, और एक नीति हम पढ़ेंगे हड़प नीति, जिसको हम गोद निषेध प्रथा वाली या विलय की नीति वाली। ये नीति जो है ये चलाएगा कौन? डलहौजी। हड़प नीति, हड़प्पा याद आ गया ना, डलहौजी। और वो नीति कौन चलाएगा? ये डलहौजी चलाएगा, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स चलाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। आगे बिल्कुल क्रमानुसार इनको व्यवस्थित कर दिया जाएगा। सहायक संधि प्रथा आर्थर वेलेस्ली चलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इन तीनों ने जो नीतियां चलाई, हड़प नीति के तहत कुछ रियासतों को हड़प लिया जाएगा। क्या थी हड़प नीति आपको बताया जाएगा। सर्वोच्चता की नीति के तहत किसी को कैप्चर, किसी के साथ स्ट्रगल हुआ किसी को अधीन करने के लिए। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कहा कि ब्रिटिश सर्वोच्च है, जब उनको जरूरत पड़े किसी भी रियासत का क्या कर सकते हैं, वो विलय कर सकते हैं। तो चिनूर वाला और वो सीन पढ़ेंगे। सहायक संधि प्रथा में हम पढ़ेंगे सबसे पहले हैदराबाद 1798, और उसके बाद 1799 मैसूर को हड़प लेंगे, ठीक है। फिर 1801 में अवध के साथ सहायक संधि, और फिर जब हम पढ़ेंगे हड़प नीति के तहत, तब हमें ट्रिक, आपको मैं याद पहले भी करवाई है, आज भी कह दूंगा। पंजाबी में वो ट्रिक है सस बहु जाना, सस बहु जाना, ठीक है, वो याद रख लो। अब अंग्रेज जो है ना बड़े दिमागी आदमी थे। एक ना बफर स्टेट शब्द आएगा, यहां पर है बंगाल। क्या है यहां? बंगाल, कलकत्ता। और यहां पर लखनऊ है ना, ये अवध है, इसका जिक्र आएगा। और इधर था मराठा साम्राज्य। क्या है? ये सारा मराठा साम्राज्य है, ठीक है जी। ये सारा क्या है बाबू भैया? ई है मराठा साम्राज्य। और इधर ये आपका मैसूर पड़ा है। यहां पर हैदराबाद था। इसको ना स्टोरी, जैसे बंगाल पर 1764 में राज हो गया, बक्सर में लास्ट में। अब अंग्रेजों को ये लगने लगा कि
इन पर अधिकार करना है। अंग्रेजों ने मराठों पर अधिकार करने के लिए क्या करेंगे, मराठों पर, ठीक है, शासन स्थापित करने के लिए अवध के साथ सहायक संधि कर लेंगे। अवध ने सहायक संधि कब की, 1801। और अवध को कौन सा, बफर, बफर का अर्थ होता है मध्यस्थ राज्य, मतलब दोनों के मध्य। इन्होंने सोचा भी बंगाल तो अपना हो ही गया, अब क्या करते हैं, यहां पर आने के लिए इस पड़ोसी के साथ करते हैं मित्रता। 1801 में अवध के साथ सहायक संधि करेंगे। और फिर आप देखना दूसरा अंगल मराठा युद्ध है 1803 में, तो इनका 2 साल बाद इनका नंबर लगा देंगे। हैदराबाद के साथ सहायक संधि मित्रता कब, 1798 हैदराबाद के साथ मित्रता करेंगे। और अगले ही साल मैसूर का नंबर कब लगा देंगे, 1799। आप मैप से इन चीजों को समझो। मैसूर 1799 लास्ट युद्ध। मैसूर पर अधिकार करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हैदराबाद के। तो हैदराबाद ने सहायक संधि कब की, 1798। सबसे पहले सहायक संधि किसकी है, वेलेजली की। सहायक संधि में क्या होता था कि जो रियासत अंग्रेजों से सहायक संधि करती, उस रियासत की अपनी स्वतंत्र सेना भंग कर दी जाती और वो राजा अंग्रेजों की सेना को रखता। उस सेना के खर्चे के लिए वो राजा सेना को पैसे देता, उसको ब्रिटिश रेजिमेंट कहते थे। और एक अंग्रेज पीए रहता था उसके दरबार में, उसको रेजिडेंट कहते थे। अब ना बार बार शब्द आएगा, वो मैं अगली स्लाइड पे बता दूंगा। गवर्नर जनरल, गवर्नर, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, पॉलिटिकल एजेंट। क्योंकि इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक 1857 की क्रांति, या ब्रिटिश वो दूसरा हो गया जो एक और लगता है ना, 2 हो गए। ये अंग्रेजों से संबंधित 3 टॉपिक अपने यहां पर सीधे लगेंगे, फिर राष्ट्रीय आंदोलन लग जाएगा। तो यहां पर देखो सहायक संधि प्रथा हैदराबाद के साथ शुरू की, इसको बेली मित्र बनाया और पड़ोसी पर अधिकार कर लिया अगले साल। इसको बेली मित्र बनाया तो 1801 में, और 2 साल बाद मराठों का नंबर लग जाएगा। तो इस तरह से ये अंग्रेजों की जो साजिशें थी, नीतियां थी, चला इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बाकी आगे सारा कुछ लिखा हुआ है। ये देखो यहां तो अंग्रेजों ने सबसे पहले कलकत्ता को कैप्चर किया। अभी ये सारे सेफ है, मैसूर, पूना और ये सारे सेफ हैं। यहां देखो कलकत्ता के बाद बंबई भी अनसेफ हो गया, मैसूर अभी तक सेफ पड़ा था। हैदराबाद में जो राजा होता था वो कौन था, उसको निजाम कहते थे। अब हमें कहां पर किस राजाओं के नाम याद रखने हैं। हैदराबाद का तो बस निजाम नाम आएगा। क्या नाम आएगा, निजाम याद आएगा। मैसूर में 2 व्यक्ति है, हैदर अली हैदराबाद में नहीं है, ध्यान रखना। मैसूर में हैदर अली है और उसका टिंगर टिप्पूड़ा है, टिप्पू सुल्तान है। बंगाल में मुख्यतः मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, मुर्शिद, सिराजुद्दौला मूल नाम आएगा। सिराजुद्दौला जरूर याद रखना है, आगे स्लाइड पे लिखा हुआ है। पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह है। अंग्रेजों की भारत में 3 प्रेसिडेंसियां थी, मतलब अपनी प्रशासनिक इकाइयां। एक थी बंगाल, ठीक है, दूसरी थी मद्रास, ठीक है, और तीसरी थी बंबई। अंग्रेजों की भारत में 3 प्रशासनिक इकाइयां कौन कौन सी, बंगाल, मद्रास, बंबई। सबसे पहले मद्रास में ही क्या करेंगे, 1651 हुगली नदी के किनारे अपनी फैक्ट्री लगाएंगे अंग्रेज। फिर 1696 के आसपास क्या कर लेंगे, वहां पर अपने एक फोर्ट बनाना, फोर्ट विलियम जिसको कहते हैं, दुर्ग बनाना शुरू करेंगे। फिर जो सूतानाती, कोलकाता और एक और 3 गांवों को लेकर 1699 तक उसको क्या कर लेंगे, दुर्ग को पूरा कर लेंगे और कलकत्ता बस जाएगा 1699 में। फिर धीरे धीरे करके बंगाल पर वो 1700 तक आ गए, 1757 में प्लासी और 1764 में फिर बंगाल को कैप्चर कर लेंगे। फिर उनका, क्योंकि यहां पर तो उन्होंने अपना अड्डा बना ही लिया था, सर्वप्रथम व्यापार करने के लिए आए हैं। एक जगह पर इन्होंने फैक्ट्री लगाई, मतलब व्यापार का सामान इधर उधर, फिर वहां फैक्ट्री का ऑफिस भी होता है। धीरे धीरे इनको लगने लगा कि भारत तो मूर्ख लोग हैं, इन पर तो अधिकार किया जा सकता है। फिर अंग्रेजों ने क्या किया कि भारतीय, मान लो एक राजा है, उसका ही भाई बंधु वो अंग्रेजों से मिल जाता, भी ये गोरे लोग हैं और इनके पास सुरा सुंदरियां हथियार सब कुछ है, तो उनको कहते कि थोड़ी हेल्प करना, मेरे लो भाईडो ज्यादा ही की करे आ साढ़े वाले नु सेट करना है। अंग्रेज कहते बिल्कुल हम आपको हेल्प करेंगे, आप जाओ, ठीक है। और बाद में उसको हटा के अपना जो
अपना मनपसंद राजा बना देते। तो इस तरह से ये सारा सिस्टम चला था। तो ये हमारे टॉपिक दिया हुआ है। और फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव जब आएगा, देखना जब वो क्या कर लेंगे, बंगाल को कैप्चर कर लेंगे अंग्रेज 1764 में, फिर 65 में इनके पास दीवानी अधिकार आ जाएंगे। आगे जब वहां बात आएगी तो वहीं समझाता हूं। चलिए, ये दिया हुआ है, थोड़े से मैप दिए हुए हैं, यहां पर समझाना है तो समझा दूंगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं बंगाल से। तो दिमाग में एक बात सेट रखना, दिमाग में एक बात फिक्स रख लेनी है कि सबसे पहले बंगाल, उसके बाद मैसूर, उसके बाद मराठा, उसके बाद पंजाब। बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब, 4 पर उन्होंने क्या कुछ किया किसके साथ, वो हमें ध्यान रखना है। 4-5 रियासतें हैं, 17 है, संबलपुर है, उदयपुर है, झांसी, नागपुर, इनको जो हड़प लिया गया। 3 रियासतों के साथ सहायक संधि की, उनका जिक्र पढ़ना है। और कैनूर में रानी चेन्नम्मा जो है उनका जो संघर्ष चला उसको हमने पढ़ना है। बंगाल व कंपनी, युद्ध कितने होंगे, 2 युद्ध। कहते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, नॉर्मल बातें हैं, ना याद रहे कोई दिक्कत नहीं, महारानी एलिजाबेथ के साथ, एलिजाबेथ ने इनको परमिशन दी, इजाजतनामा दिया और भारत में व्यापारिक एकाधिकार, मतलब आप भारत में एक कंपनी ब्रिटेन की वो व्यापार करने के लिए जा सकती है। इंपॉर्टेंट बात, 1651 में बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे लगी। कंपनी के व्यापारियों को क्या कहा जाता था, प्रश्न आ सकता है। फैक्टर कौन थे, फैक्ट्री में जो कंपनी के अधिकारी वो फैक्टर हो गए। यहीं पर वेयर हाउस होता था। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू किया और किला बनके 1699 में पूरा हो गया। फालतू की बात क्यों लिखाऊं जब बुक में नहीं है, बुक में नहीं है तो पेपर में नहीं आएगी, पक्का कह देता हूं। अपने कोई भी बहन बंधु साथी जो पढ़ रहे हैं ना, उनको शेयर कर दिया करो क्लास। मैटर मैं सिर्फ आपकी बुक के अकॉर्डिंग करवा रहा हूं, उसमें इनडायरेक्ट रूप से दिया हुआ है। 96 में शुरू हुआ तो कह रहे हैं कि 2 साल बाद, यानी कि 1698। 3 गांवों, सूता, नाती, गोविंदपुर, इनका जिक्र नहीं है, उसमें सीधा लिखा है 3 गांवों जिसमें कालीकत्ता भी एक था कि जमींदारी अंग्रेजों ने खरीद ली। अंग्रेजों व्यापारी लोग हैं तो इन्होंने ये 3 गांवों की सबसे पहले जमींदारी खरीदी कि यहां से टैक्स वसूल करके हम लाएंगे, हम बिजनेस करेंगे। यहां से वो एंट्री करते हैं, अंग्रेजों की एंट्री 3 गांवों से, सूता, नाती, गोविंदपुर, कालीकत्ता की जमींदारी से हुई। यहीं बाद में कलकत्ता बन गया था 1699 में। चलिए, औरंगजेब को कंपनी ने शुल्क मुक्त व्यापार का फरमान जारी करने के लिए मना लिया। अब देखो भाई, एनसीईआरटी ने दिया, आप मान लेना, हालांकि मैं बता दूं बात सत्य नहीं है, पर एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना। औरंगजेब तो इनको भगा देता है, अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार की बात कर रहे हैं ये। हाँ, फर्रुख शेर आएगा, वो 3000 रुपए के वो वार्षिक के बदले शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार देगा। वो औरंगजेब ने शुल्क मुक्त व्यापार करने का फरमान एनसीईआरटी ने दे रखा है ना, तो एक छोटा सा एक बिंदु है कि हाँ उसने थोड़ी सी वो जो एक डॉक्टर के कहने पर जो भी दिया, जो भी सहारा दिया, तो हमने एक बार ये पढ़ना है, औरंगजेब को कंपनी ने शुल्क मुक्त व्यापार का फरमान, तो कौन से मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार करने का फरमान जारी किया, अपनी 8वीं की बुक में औरंगजेब दिया है, तो पढ़ लो, अगर आता है तो ये उत्तर करना है। कंपनी के अफसर भी निजी तौर पर, अब कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला हुआ था, पर कंपनी के अफसरों को निजी तौर पर नहीं था। अब वो क्या करने लगे बेटे, खुद ही क्या करने लगे, निजी तौर पर पर्सनल, मान लो संतवीर सिंह है, सिमरजीत सिंह है, हम अपना पर्सनल व्यापार कर रहे हैं, रुपए पैसे इकट्ठे करके वहां हवेलियां बंगले बना रहे हैं। तो ये बात जो है ना, बंगाल का नवाब हुआ करता था मुर्शिद कुली खान, बंगाल का ये नवाब है। अब इसने क्या किया, विरोध कर दिया। उसने कहा बेटे तुम लोग अपना व्यापार चला रहे हो, हमारे बंगाल में राजस्व ही नहीं आ रहा, राजस्व पैसा नहीं आएगा, टैक्स नहीं आएगा तो बंगाल कैसे चलेगा। तो इससे क्या होगा, मुर्शिद कुली खान के बाद राजा बनेगा सिराजुद्दौला। हमने ये क्रम याद रखना है। उधर हैदर अली टीपू सुल्तान, इधर मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला। तो चाहे एमए लिख देना, एमए सिराजुद्दौला, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, जैसे भी, इनका ध्यान रखना है। पहला मुर्शिद है, मुर्शिद नहीं था, जागा हुआ था, ये लोग क्या करता है, मरा हुआ नहीं था। अच्छा, मुर्शिद कुली खान क्या करता है, उसके बाद अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान विरोध करेगा, फिर अलीवर्दी खान आएगा, विरोध चलता रहेगा। लेकिन सबसे खतरनाक विरोध होगा, सिराजुद्दौली नहीं है, सिराजुद्दौला है। जब सिराजुद्दौला जो है
ये राजा बनेगा 1756 में, तो ये बड़े स्तर पर विरोध करेगा। और अंग्रेजों ने कासिम बाजार में अपनी फैक्ट्री लगाई हुई थी, तो कासिम बाजार की फैक्ट्री पर ये अधिकार कर लेगा। सिराजुद्दौला की ब्लैक होल की घटना और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरियां हैं, लेकिन ज्ञान नहीं बांटना। पहले बता दूं, हमें टू द पॉइंट बात करनी है। एक्स्ट्रा तथ्य पढ़ाऊंगा तो एक्स्ट्रा तथ्य के कारण क्या होगा, आपके प्रश्न गलत होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। मोहम्मद सिराज नहीं है ये क्रिकेटर बाउलर, जो वो नहीं है। सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार फैक्ट्री पर हमला कर अंग्रेज जो बंदे थे उनको बंदी बना दिया। कलकत्ता किले पर कस्बा कर लिया गया, कस्बा हो गया भाई, और कस्बा है कब्जा। रॉबर्ट क्लाइव को फिर मद्रास से, क्योंकि एक फैक्ट्री मद्रास में भी थी, तो मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया कि भाई बंगाल तो गया हाथ से, ठीक है, क्लाइव भाग सके तो भाग थारो, कलकत्तो मारियो ग्यो, तो कलकत्ते में रॉबर्ट क्लाइव आ गया। 1757 का वो समय। इधर रॉबर्ट क्लाइव, दूसरी तरफ ये सिराजुद्दौला है। सिराजुद्दौला का एक बड़ा मुख्य सेनापति मीर जाफर था। इधर क्लाइव की सेना और उधर सिराजुद्दौला की सेना। युद्ध है पलासी का। पलासी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वहां पर पलाश पेड़ होता है ना, पलाश जंगल की ज्वाला। लो लाइट और चली गई, क्या कर ले कोई भाई। हाँ जी, अपने लाइट वो बना हुआ ही है शेड्यूल लाइट वालों का, उनको पता चल जाता है कि अभी संतवीर सर वीडियो बनाएंगे, अपने कट लगा दें जल्दी जल्दी, कोई किसी का भला ना हो जाए। इसको कहते हैं बैरियर्स। कितनी भी बाधाएं आ जाए हम क्लास नहीं छोड़ेंगे। चलो बंगाल में वापस चलते हैं। हमने देखा सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया। उसने कासिम बाजार की फैक्ट्री पर आक्रमण कर दिया। इनका आपस में क्लैश होता है। 1757 में बंगाल में पलाश के पेड़ हैं, जिसको शायद जंगल की ज्वाला कहते हैं, है ना, तो वो लाल रंग के फूल आते हैं जिसपे, तो पलाश का बिगड़ा हुआ रूप अंग्रेजों ने उसको पलाश कर दिया, तो उसको पलाश के पेड़ों के कारण कहते हैं। सिराज ये हमला कर दिया। क्लाइव के नेतृत्व में सेना आई 1757 में। मीर जाफर क्या था, सिराज का सेनापति था। इसने विश्वासघात कर दिया। इसने अब सेना की एक टुकड़ी को युद्ध से ही बाहर कर दिया। सिराजुद्दौला बड़ा उसको कहता है, हाथ जोड़ता है, पैरों में उसके पगड़ी रखता है कि मेरी लाज रख लो, लेकिन मीर जाफर नहीं सुनता। और कंपनी की पहली बड़ी जीत, पूछा जा सकता है कंपनी ने भारत में सत्ता शुरू कहां से की है, बंगाल से की है। ब्रिटिश कंपनी की, व्यापारियों की। आप ये सोचो कि हम कितने निकम्मे रहे होंगे कि आप जिस गांव शहर में रहते हैं, आप सोचो उस गांव में कोई दुकान करने आए, व्यापार, कोई दुकानड़ी छोटी जी दुकान कर ले और आके थोड़े पिंड ते राज कर ले, थोड़े पिंड दा सरपंच बन जाए, थोड़े पिंड दियां जमीनां, आपके गांव की, शहर के आसपास की सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले, अधिकार कर ले, तो आपसे मरा हुआ गया गुजरा कोई और हो सकता है क्या? हम कहते हैं हम बड़े शानदार थे। कौन सी कहां भाई से लड़ रहे थे, दूसरा राजा जाके वहां गुस्से कर रहा है कि मेरे को राजा, हमने चौधर चाहिए थी। नहीं तो इतने बड़ी पावर जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो क्या अंग्रेजों से ज्यादा पावरफुल नहीं थे? लेकिन हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती। जय हिंद। सिराज मर गया प्लासी के युद्ध में, तो हमें ध्यान रखना है प्लासी के युद्ध में बंगाल का राजा कौन? सिराजुद्दौला। अंग्रेज अफसर कौन जो लड़ रहा है? रॉबर्ट क्लाइव। किसने विश्वासघात किया? मीर जाफर ने। प्लासी का युद्ध 1757 में। प्लासी के बाद बंगाल का अगला राजा कौन बनेगा? जाफर बनेगा। कंपनी अभी भी, अब देखो इस बात से आपका अगला टॉपिक शुरू होगा। कंपनी अब अगली, ये जो है ना नेक्स्ट जो टॉपिक दिया है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, वो कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं है। कंपनी ने बंगाल को जीत तो लिया, लेकिन कंपनी अभी भी चाहती है कि कोई ऐसा राजा बना ले जो कठपुतली बना हुआ हो, और वो क्या करे, वो शासन संभालता रहे और हमें टैक्स जमा करवाता रहे। तो वो कठपुतली राजा कौन था? मीर जाफर था। मीर जाफर भी ज्यादा पैसा अंग्रेजों को नहीं दे पाया, तो कंपनी ने क्या कर लिया, मीर कासिम को अगला राजा बना दिया। तो सिराजुद्दौला के बाद एस के बाद कौन बनेगा? जे बनेगा। जे के बाद के बनेगा। के बाद फिर जे बनेगा। तो सिराज, जाफर, कासिम, जे के जे याद रखना। जाफर 2 बार बनाएंगे,
अब फिर जाफर की जगह कासिम को बना दिया। कासिम ने जब अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया तो 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है। मीर कासिम के साथ इस युद्ध में बंगाल का मीर कासिम है, मुगल बादशाह भी होगा इसके साथ, और एक अवध का नवाब भी होगा, उसका नाम था शुजाउद्दौला। ठीक है, तो ये अंग्रेजों से कासिम हार जाएगा। 1764 में बक्सर का युद्ध होगा। अंग्रेज क्या करेंगे, इसमें जो अंग्रेज अफसर था क्लाइव नहीं था, इस बार मुनरो था। मुनरो का जिक्र बुक में नहीं है, तो ना याद रहे तो वैसे आपको बता दिया कि ना याद रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। दोबारा से अंग्रेज क्या करेंगे, जाफर को। तो हमें इतना ध्यान रखना है, बक्सर की लड़ाई के समय अंग्रेज बंगाल का नवाब कौन है, मीर कासिम है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन है, सिराजुद्दौला है। ठीक है, कासिम के बाद पुनः ये कासी के जाफर नहीं, मीर जाफर को राजा बनाया गया, नवाब बनाया गया। अब 64 में जैसे ही इसको युद्ध को जीत लिया, अब अंग्रेजों के मन में इच्छा आई कि क्यों ना भाई राज किया जाए। थोड़ा सा जब चौधर आ गई तो उन्हें राजा ही बन जाते हैं। 1765 जाफर की मृत्यु के बाद क्लाइव का ऐलान, अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। ये डायलॉग याद रखने हैं। जैसे अवध के संदर्भ में डलहौजी ने कहा था, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा। वो क्यों कहा था और अवध के बारे में कहा था, किस स्थिति में कहा था, आपको बताएंगे। तो क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। 1765 में क्या करेंगे, नवाब बन जाएंगे। एक तरह से दो तरह के अधिकार होते हैं, एक दीवानी मामले होते हैं, एक फौजदारी होते हैं। फौजदारी में लड़ाई झगड़े वाले मामलात होते हैं, और दीवानी में कौन से होते हैं, टैक्स से संबंधित, राजस्व से संबंधित। तो 1765 में कंपनी ने दीवानी अधिकार कब प्राप्त किए, राजस्व पर नियंत्रण। 1765 में कंपनी बंगाल का नवाब कब बनी, या क्लाइव ने किस समय यह घोषणा की कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, बक्सर के बाद 65 के युद्ध में, जाफर की मृत्यु के बाद। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए चलते हैं आगे। अब 1765 का समय आ गया। 1765 के समय क्या हुआ, बंगाल एकदम से कैप्चर कर लिया गया है। बंगाल में कंपनी का शासन स्थापित हो गया, राजाओं का नवाब की चौधर खत्म, बंगाल पर सब कुछ। इससे पहले क्या था, अंग्रेज लोग जो है ना, अंग्रेज लोग ब्रिटेन से सोना लेके आते थे, सोना चांदी, और यहां से वस्तुएं खरीदते थे। अब जब बंगाल अपना हो गया तो बंगाल से जितना भी पैसा आएगा कि सोने की चिड़िया अपने हाथ में आ गई, अब तो जितना लूट सकते हैं लूट लो। तो उन्होंने बंगाल को खूब लूटा। यहीं से पैसा, वो कहते हैं ना पंजाबी च, अपना ही सिर अपनी ही जुतियां अपना ही सिर। ठीक है, अब पैसा भी अपना, अपने जमीन से पैसा लिया टैक्स के रूप में, और फिर उसी पैसे से कच्चा माल ले लिया, कच्चा माल इंग्लैंड में बेच दिया, वहां से सूती वस्त्र, पैंट, बुशर्ट तैयार होकर भारत में आ गई। यहीं की चीजें यहीं पर महंगे रेट में बिक रही है, अंग्रेजों का कुछ नहीं लग रहा, हम बड़े मजे से खुश हो रहे हैं। लेकिन धन्य है वो देशभक्त जिन्होंने इस समय भी आवाज उठाने की हिम्मत की और देश के लिए संघर्ष किया। रॉबर्ट क्लाइव भारत में 2 बार गवर्नर। यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यहां बता देता हूं। सबसे ऊपर जो अंग्रेजों का अधिकारी होता है उसको कहते हैं जीजी। जीजी बड़ी बहन को कहते हैं क्या, जीजी। जीजी यानी कि गवर्नर जनरल। जीजी सबसे ऊपर की पोस्ट, जीजी। जीजी के नीचे क्या होता है, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। एक सीधा होता है जी, ये पहले ना नाम जी होता था, अकेला जी, गवर्नर, फिर इस पोस्ट को बना दिया गवर्नर जनरल। एजीजी के नीचे जो है ना, वो कुछ अधिकारी होते हैं अलग अलग रियासत में, इसको कहते हैं पीए। पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट। सहायक संधि होती, वहां पर एक रेजिडेंट रहता था अपने आप में, पीए, अंग्रेजों का चमचा रहता था, पीए पॉलिटिकल एजेंट। जब आप राजस्थान के संदर्भ में 1857 का वॉर पढ़ते, क्रांति पढ़ते हैं, रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, तब हम उसमें पढ़ते हैं कोटा में पॉलिटिकल एजेंट पीए कौन था, मेजर बर्टन। पढ़ते हैं ना, उदयपुर और उधर ईडन को पढ़ते हैं, मैकमोशन को, वो कौन सा था उसको पढ़ते हैं ना, वो मोक मैशन।
तो ये सारे क्या थे, अंग्रेजों के जो प्रशासनिक स्तंभ था उसमें सबसे नीचे का अधिकारी। एजीजी पीए किसको सूचना देता था, एजीजी को। एजीजी किसको देता था, जीजी को, मतलब अंग्रेजों का सर्वोच्च जो ऑफिसर होता था उसको गवर्नर जनरल। तो क्लाइव जो है भारत में 2 बार वो अधिकारी के रूप में रहा, लेकिन क्लाइव जब भारत से जाएगा उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाएगा कि भाई इसने भारत को खूब लूटा है, तो क्लाइव जो है आत्महत्या कर लेगा। ध्यान रखना, 2 लोगों पर भारत में यहां से जब वो जाएंगे इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, आत्महत्या की। एक और ऑफिसर है, आगे बताऊंगा, और वो जाएगा जब उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा तो उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया जाएगा कि इसने गलत तरीके से भारत में शासन किया और भ्रष्टाचार किया। तो ये नवाब कहते थे अंग्रेजों को, वहां पर विदेशों में। भारत में एक शब्द है नवाब, जब ये भारत के नवाब बने तो वहां पर इंग्लिश में इसका नाम नवाब कर दिया। रेजिडेंट क्या होता था, कंपनी के राजनीतिक प्रतिनिधि होते थे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कड़ी में, बंगाल खत्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे मैसूर व कंपनी का युद्ध। मैसूर ले चलते हैं आपको। मैसूर जगह पड़ती है कर्नाटक, आज का कर्नाटक। वहां पर जो राजा थे, एक था हैदर अली और उसका बेटा था टीपू सुल्तान। अंग्रेज मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़ेंगे, 1767, 69, 80, 84, 90, 92, 99। 1767 से लेकर 1799 के मध्य 4 युद्धों में अंग्रेज जो क्या करेंगे, मैसूर का पतन कर देंगे और 1799 में सहायक संधि कर लेंगे। टीपू सुल्तान मारा जाएगा। चलिए चलते हैं हम हैदर अली व उसका टिंगर अड़बादी टिपूड़ा। 1782 में टीपू गद्दी पे बैठेगा, हैदर अली बैठेगा 1761 में। 1761 बहुत ही इंपॉर्टेंट सन है, क्योंकि बंगाल को जीतने के बाद अंग्रेजों को यह लगता था कि दक्षिण भारत में अपने को नहीं कुछ करना चाहिए, क्योंकि मराठा जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। एक तरफ मैसूर में हैदर अली मैसूर की गद्दी पर बैठ रहा होता है, दूसरी तरफ हरियाणा के पानीपत में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय हो जाती है और उसके बाद अंग्रेजों को लगता है 1761 में कि भाई अंग्रेजों ने ये सोचा कि मराठों को भी हराया जा सकता है, हम तो यूं ही वहम में थे। तो 1761 के बाद आप ये सोच लो कि 9 और 5 14 साल वो रुके। जैसे ही 1761 में मराठे हार गए तो अंग्रेजों ने सोचा अब मैसूर की तरफ चलते हैं। तो 6 साल बाद 1767 में अंग्रेजों ने क्या किया, मैसूर के साथ युद्ध कर लिया 1767-69। अब जैसे ही मैसूर को हराया, अंग्रेजों को यह लगेगा कि अब पड़ोस में आए हैं, मराठे भी क्या है, कमजोर ही है, क्यों ना मराठों पर अधिकार कर ले, मराठों को हरा दें। क्योंकि मराठे, पहले उनको लगता था कि दक्षिण वाले मैसूर मराठों को हराया नहीं जा सकता, अब उनको लगने लगा मैसूर को हरा दिया, मराठे ताजे ताजे हार के आए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1775 में वो क्या है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध करेंगे 1775 और 82 तक चलेगा। लगभग आप ये मान लो कि 5 और 2 7 साल चलता है। फिर एक साल में बैठ जाएंगे, साल में बैठ के अथाई करेगा और फिर संधि कर लेगा। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त होगा, वो सालबाई की संधि थी। तो हम हैदर अली और उसके बेटे के बारे में पढ़ रहे हैं। मालाबार तट पर होने वाले क्या कारण था, मालाबार जो इधर केरल वाले के आसपास इलाका जो लगता है, उस तट के आसपास जितना ट्रेड सिस्टम चल रहा था, व्यापार चल रहा था, उस पर मैसूर राज्य का अधिकार था। अंग्रेज रह गए बढ़िया लोग, उनको तो व्यापार पर अधिकार करना था। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जब होगा 67 से 69, इसमें कौन जीतेगा, इसमें हैदर अली जीत जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चलेगा। हैदर अली क्या है, युद्ध करता हुआ 1782 में युद्ध क्षेत्र में मारा जाएगा। युद्ध की कमान संभालेगा टीपू सुल्तान, फिर वो संधि कर लेंगे। देखो यहाँ मद्रास की संधि हुई, यहाँ मैंगलोर की संधि हुई, बुक में नहीं दी, मैंने आपको वो ज्ञान फालतू का बांटना नहीं है ना, वो पूछेगा। शेर ए मैसूर किसकी उपाधि है, टीपू सुल्तान की है। जंगल में कहते एक बार शेर आया, बंदूक चली नहीं, इसने हाथ से ही शेर का जबड़ा जो है वो
फाड़ दिया था, तो इसलिए इसको शेर मैसूर की उपाधि कहते हैं, दी जाती है। और एक वो लकड़ी का एक खिलौना सा भी बना हुआ है, ऊपर एक शेर दिखाया गया है, नीचे क्या है, अंग्रेज पड़ा है, तो अंग्रेज कैसे करके कर रखा है शेर ने, वो अभी भी उनके संग्रहालय में, अंग्रेजों के संग्रहालय में इंग्लैंड में वो जो है मूर्ति वो पड़ी हुई है, वो खिलौना। 1785, 1767, 69, 80, 84, 84 तक जो है 82 तक, 84 तक दूसरा अंग्ल मैसूर युद्ध हो गया। लगभग अभी तक बराबरी पर काम था, मतलब मैसूर राज्य का ज्यादा कोई बड़ा नुकसान हुआ नहीं। अब क्या होता है, करते करते 84 के बाद अगला साल आ गया 85। 85 में क्या होता है, टीपू ने अपनी रियासत के बंदरगांव से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया। तीसरे अंग्ल मैसूर युद्ध का ये कारण बनेगा। फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध तीसरे अंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बनेगा। पुष्पा मूवी देखी है, उस मूवी में सारा का सारा सीन साउथ में कौन चंदन की लकड़ी का मैं झुकेगा नहीं साला, है कहता है ना वो, चंदन की लकड़ी का मैं इधर सिंडिकेट पे राज करने के लिए आया है, वापस नहीं जाएगा। चंदन की लकड़ी, क्योंकि साउथ में ये काम देखो कितना पहले से हो रहा है, वो लोग अपने हिस्ट्री को देखते हुए फिल्में बनाते हैं और एक अपने वाले फिल्में बनाते हैं, इनकी क्या ही मैं तारीफ करूं। काली मिर्च और इलायची फॉरेन में बहुत ज्यादा सप्लाई होती थी और उसी समय भारत में अलग अलग व्यापारिक कंपनियां आई। देखो बुक में वो दिया हुआ है थोड़ा बहुत मैटर की, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, फिर डच आएंगे, फिर जो है अंग्रेज आएंगे तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे 1664 में फ्रांसीसी कंपनी आएगी। पुर्तगालियों में सबसे पहले वास्को डी गामा आएगा। फिर हम ये कर लेते हैं कि भारत की खोज कब की, वास्को डी गामा ने की 1498 में। तो मैं आपसे देवियों और सजनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भारत पहले नहीं था? आप बताएं कि कहते कि 1498 में भारत की खोज हुई, तो फिर पहले भारत कहां था? उससे पहले भारत था ही नहीं। हालांकि टॉपिक से हटके बात हो जाएगी, ये फिर कभी एक क्लास बना के फिर समझाऊंगा, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। टीपू सुल्तान, ये बात होगी। तीसरा अंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 तक हो जाएगा, 90 से 92 तक। इसमें क्या होगा, इसमें त्रिगुट होगा, मराठा, हैदराबाद का निजाम प्लस कंपनी, इनके सामने कौन होगा? टीपू सुल्तान। अब आप देखो, जैसे ही हम ये बनाते हैं, इधर है मराठा, ठीक है, यहां है मैसूर, ठीक है, और इधर है हैदराबाद का निजाम, और इधर से कंपनी आएगी, इन दोनों को, मराठा और हैदराबाद को अपने साथ मिलाएंगे, तीनों अटैक करेंगे मैसूर पर। तो मैसूर वाले टीपू का बचना कैसे पॉसिबल हो सकता है? पड़ोसी जब उनके साथ मेरे अपने गैरों से जा मिले, मैं किससे गिला करूं? तो ये अब किससे गिला करेगा ना? तो जैसे ही इनके साथ मिलेगी, असल में क्या है, जब पहला अंग्ल मैसूर युद्ध होगा उसमें भी त्रिगुट बनेगा, ठीक है, दूसरे में भी बनेगा, तीसरे में भी बनता है। अपने तीसरे का जिक्र है तो हमें तीसरा याद रखना है कि हैदराबाद का निजाम, मराठा और कंपनी, तीनों का गुट मिलकर क्या करेगा? मैसूर पर आक्रमण करेगा। तो मैसूर का पतन जो है क्या है, टीपू सुल्तान हार जाएगा तीसरे अंग्ल मराठा युद्ध 1792 में। अब असल में ना श्रीरंगपट्टनम की संधि यहां होती है, लेकिन बुक में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध का जिक्र है, हमने ये देखना है। चौथा अंग्ल मैसूर युद्ध जो है ना, उसका नाम है श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई। अब आपने देखा होगा बंगाल में हमने जो 2 युद्ध पढ़े, आंग्ल बंगाल युद्ध नहीं है, वहां युद्धों के नाम है, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। लेकिन जब मराठों से और मैसूर से अंग्रेजों के युद्ध पढ़ते हैं, वहां युद्ध का कोई नाम नहीं है। आंग्ल का मतलब अंग्रेज, पहला अंग्रेज मैसूर युद्ध, दूसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध, तीसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध, चौथा अंग्रेज मैसूर युद्ध। तो चौथा जो अंग्रेज मैसूर युद्ध है ना, वहां पर कहते हैं श्रीरंगपट्टनम, नीचे जो दक्षिण में जगह पड़ती है, उसको नाम की कि यहां पर एक लड़ाई हुई है, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई हुई 1799 मई 1799। टीपू 4 मई थी शायद, टीपू सुल्तान युद्ध करता हुआ मारा जाएगा। अंग्रेज क्या कर लेंगे, इसके परिणाम क्या निकलेगा? मैसूर का राजकाज किसको सौंप दिया? मैसूर का पुराना वाडियार वंश था, उसके हाथों में चला जाएगा और मैसूर पर सायक संधि थोप दी जाएगी। तो
तो सहायक संधि प्रथा किस गवर्नर ने चलाई? वेलेजली ने। इसमें क्या होता था, जो राजा सहायक संधि करता उसके दरबार में अंग्रेजों की सेना रहेगी, उसकी खुद की सेना समाप्त, और एक दरबार में सेना को कहते हैं रेजिमेंट और एक अधिकारी होगा रेजिडेंट। ठीक है, अब हमने सहायक संधि प्रथा को पढ़ना है। सहायक संधि प्रथा, जो रियासत सहायक संधि करती उसे स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं था, और कंपनी सुरक्षा देती थी। सहायक सेना के रख रखाव हेतु पैसा राजा देता था। सहायक संधि प्रथा में हमने कितने प्रश्न याद रखने हैं? पहला प्रश्न, सहायक संधि प्रथा किसने चलाई? ये वेलेजली। वेलकम नहीं था, लेकिन वेलेजली हमें याद रखना है। ठीक है, जले पर नमक छिड़केगा जली। ठीक है, दूसरी बात हमें यह याद रखनी है, सर्वप्रथम सहायक संधि प्रथा किसने, दूसरा कौन, तीसरा कौन है, क्रम भी आ सकता है। तो सबसे पहले हैदराबाद 1798, हैदराबाद वाले अंग्रेजों के पूरे बेली मित्र थे। दूसरा नंबर अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, मैसूर 1799, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। मैंने बहुत व्यवस्थित किया किताब से निकाल के इसको। ठीक है, और फिर आपको डेली वही बात मैं फिर कहता हूं कि शेयर कर दिया करो रे। मैं इस बात के लिए तरसता रहता हूं, अब आलोचना नहीं है, मैं वीडियोस देखता हूं बच्चों के कहने पर, फिर मुझे ये होता है कि यार संतवीर सिंह तू तो मेहनत खूब करता है रे, फिर भी मैं कहता रहता हूं कि मेरे वाली क्लास में लाइव में 50 तो कर दो। ठीक है, चलो जैसे तैसे होते हैं, अब मैं थोड़ा बहुत संतुष्ट होने लग गया हूं, ज्यादा कहता नहीं। अब पर्सनली एक एक को लिंक नहीं भेजा जा सकता। टेलीग्राम अगर यूज किया है, आपने इतना ही काम करना है, टेलीग्राम में जैसे ही लिंक आया आपने वो वीडियो का लिंक स्टेटस में लगा देना है। 5-4 अपने साथियों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, बहन भाइयों, ठीक है, सहेलियों बेलियों को भेज देना है। व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी वो लिंक आता है, तो वहां से उठाना है। कई बच्चे क्या करते हैं, मैंने स्टेटस लगाया, वो बेचारे शेयर, बहुत सारे जो है ना शेयर, मेरी बहनें कई बहुत शेयर कर दी, शेयर करने वाले भाई भी करते हैं। शेयर करने वाले क्या करेंगे, वो मेरे व्हाट्सएप स्टेटस का स्क्रीनशॉट लिया और शेयर कर दें, फिर वो लिंक तो खुलेगा नहीं। आपने क्या करना है, मैंने स्टेटस लगाया, अगर कोई किसी ग्रुप में नहीं है, आप उस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट वो यूट्यूब पे खुलेगा। अब यूट्यूब पे नीचे नीचे ऑप्शन होता है शेयर का, वहां से जाके आप शेयर कर दें। इतना सा कष्ट आपको करना है, इतनी सी फीस है। किसी ने, अब देखो वीडियो किसी की पंजाबी लैंग्वेज है, सिमरन सर की आज सुबह सब हर दिन मॉर्निंग में 8:30 सिमरन सर की क्लास रहेगी। उनका रिजल्ट बताने की जरूरत नहीं है, 30 में से 29 सीधे सीधे प्रश्न आए थे लैंग्वेज वाले, चाहे लेवल फर्स्ट है, सेकंड है, ठीक है, भाषा प्रथम है, द्वितीय है। उनकी टेस्ट सीरीज भी शुरू हो रही है, SS एजुकेशन ऐप है सर की, वो क्लास सारे बच्चे जाके देख लेना। उस ऐप पर 14 जनवरी से टेस्ट होंगे, मात्र 149 रुपये फीस रखी है। अगर कोर्स के साथ आप उसको लेते हो तो वो 299 रुपये, वीडियो कोर्स पूरा नए टॉपिक सहित और टेस्ट सीरीज। 14 जनवरी से डेली एक टेस्ट होगा और सुबह उनकी डेली क्लास रहा करेगी 8:30 बजे पंजाबी की। जरूरी सूचना देनी जरूरी थी। और अपनी क्लास जो है 8 भी होती है, कई बार 8:30 भी, प्रयासरत रहेंगे 8 बजे के लिए। और ये क्लास जो है साइको भी करवाई मैंने, शुरू करवाई है ना, जैसी तैसी जितने टॉपिक इंपॉर्टेंट 8-10 टॉपिक मैं करवाऊंगा। शिक्षा नीति में से 4 या 5 प्रश्न आएंगे, 2 वीडियो हैं, अच्छे से रट लेना। फिर जरूरी सूचना है इसलिए थोड़ा सा बोल रहा हूं, पेपर से पहले जैसे 10 या 12 इकाई हैं, हर इकाई की अपने बड़ी क्लास रख लेंगे ऑब्जेक्टिव की, तो 10-12 ऑब्जेक्टिव क्लासें वो आपका सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, मैंने जितनी स्ट्रेटजी आपको बताई थी, तो स्ट्रेटजी वाली वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने बताया हुआ है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, जिससे नहीं आ रहे वो आप एक बार स्किप कर लें। ठीक है, उस बात का ध्यान रखें। चलिए, ये हो गया। अवध ने सहायक संधि कब की? अवध ने सहायक संधि की 1801 में सहायक संधि अवध ने की। तो सहायक संधि प्रथा में हमें 3 रियासतें याद रखनी है, क्योंकि जब हड़प नीति आएगी, विलय की नीति, वहां हमें 5 रियासतें याद रखनी पड़ेंगी, वो अलग है। उसमें भी अवध आएगा, देखना, उसमें भी अवध आएगा। 3 नीतियां वो दोबारा दोहराव कर दूंगा। इस क्लास में अच्छे से बने रहें। किसी को लगता है कि भाई हमें तो नहीं देखना, नए बच्चों के लिए बड़ी अजीब सी बात हो सकती है, उल्टी भी आ सके थाने, जी भी घबरा सके, जी दोरो हो सके, कोई दिक्कत नहीं, तुसी क्लास नहीं छड्डनी। चलो जी, एक गाना सुनाऊंगा थानू बहुत बढ़िया। जब डलहौजी का नाम आएगा ना, तो डल झील वाला गाना सुनाऊंगा आपको।
सहायक संधि प्रथा शुरू करने वाला गवर्नर रिचर्ड वेलेजली था। 1798 से 1805 तक रहेगा। मैंने ऐसे विद्वानों को पढ़ाते हुए भी देखा जो एक अधीनस्थ प्रथा की एक नीति बना के 1813 से 23 की वेलेजली ने इसको करवाया था। वेलेजली ने इसमें ये कर दिया, वो 1813 में करवाया था गया तो, और ये मुझे तो ये लगा कि ये 1798 में आता है, पता नहीं। बच्चे बड़े खुश हो रहे थे। सहायक संधि प्रथा शुरू करने वाला पहला जो गवर्नर था वो रिचर्ड वेलेजली है। 1798 से 1805 तक रहेगा। तो अब सहायक संधियां जितनी हुई है वो 1798 से 1805 में है, हमें याद रखने वाली। पहली 98 में ही हो जाएगी जब प्लान जियो ने जब प्लान दिया, सबसे पहले फ्री में सबने ले लिया। तो जियो जो प्लान जियो नहीं, सहायक संधि का जो वेलेजली प्लान लाया, हैदराबाद ने कहा कि नवाब ने कहा उसने निजाम ने कि वेल प्लान है, सबसे पहले हैदराबाद ज्वाइन करेगा, फिर मैसूर को जबरदस्ती ज्वाइन करवाया जाता है और अवध को भी जबरदस्ती। अवध वालों को यह कहा क्योंकि अवध को मध्यस्थ स्टेट रखा था पड़ोसी राज्यों पर अधिकार करने के लिए, उसको कहा आपा तो बेलियां के दिक्कत है भाई आपके ऊपर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। धीरे धीरे बढ़िया यहाँ पुंगरा गए एकदम तैयार करके पूरा पंप दे के सारे भारत के उत्ते राज किया। जो पूरे देश पर मतलब कि मराठों को जीत लिया, मैसूर को जीत लिया। अब फिर वो डलोजी बाद में कहेगा, उसको अंग्रेजों को पूछा किसी ने कि भाई ये अवध वाला क्या मसला है रे, आप लोग सभी पर अधिकार कर रहे, अवध को छोड़ रखा है। तो उसने कहा ये चेरी ब्लासम है, ये गिलास फल है, मतलब आप चेरी नहीं डाली होती जूस में, मैंगो शेक और कोई भी लेते हो शेक में डाली होती है वहां, ठीक है, वो चेरी रखी होती है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि चेरी रखी हो, चेरी कई बार जो नीचे चली जाती है वो बच जाते हैं, और अपने जैसे लंबे वाला चमचा डाल के नीचे से छोड़ूंगा तो नहीं, क्या वो चेरी है, ये बचेगा नहीं। ये गिलास फल है, एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। रीट में पिछली बार प्रश्न आया था कि किसके बारे में कहा गया था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में, अवध के लिए कहा था। कहा किसने? डलोजी ने कहा था। चलिए जी, नया प्रश्न आपको देते हैं देवियों और सज्जनों। चलिए, अगर रियासत सहायक रकम अदा, सहायक संधि की रकम अदा नहीं करती तो अंग्रेज क्या करते? उस राज्य पर कब्जा कर लेते। अब आगे मराठे 3 नंबर पर। मराठों का कंपनी से युद्ध हो रहा है। मराठा राज्य से 3 युद्ध होंगे, 75, 82, 1803, 4, 1817, 18। 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद मराठों का राज्य मूलतः 5 भागों में बंटा हुआ था। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले और एक पेशवा होता था। पेशवा का मतलब है सर्वोच्च मंत्री यानी कि प्रधानमंत्री। बाजीराव फिल्म देखी होगी आपने, रणवीर वाली, बाजीराव मस्तानी वाला, वो ठीक है। तो वो क्या था? पेशवा था, मराठों का राजा नहीं था, प्रधानमंत्री था, ठीक है। तो ये देखो, मराठों का राजा सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले, और इनका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, ठीक है, वो कौन होता था इस पूरे राज्य मंडल का? वो होता था पेशवा। पेशवा का मतलब सर्वोच्च मंत्री, जो कि पूना में बैठता था। जैसे गायकवाड़ लोग हैं बड़ौदा और उसके आसपास थे। सिंधिया लोग जो हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया हमारे राज्य, तो वो मालवा वाला मध्य प्रदेश वाले इलाके पर। इसी तरह भोंसलों को इलाका दिया गया था, होलकर लोगों का एक अपना इलाका होता था। तो ये जैसे ही 61 में मराठे हार गए तो मराठों के ये जो सभी लोग थे ना, ये एक दूसरे को कहने लगे कि इसकी वजह से आ रहे हैं, इसकी वजह से आ रहे हैं। तो मराठा राज्य विभाजित हो गया। अंग्रेजों की बन गई मौज। एक पेशवा यानी कि सर्वोच्च मंत्री के अधीन एक कन्फेडरेसी यानी कि राज्य मंडल के सदस्य थे। मतलब ये सभी जो 5-4 लोग थे ये राज्य मंडल के सदस्य थे। और पूना में महाराष्ट्र में रहने वाला पेशवा इनका सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था। मराठों के 2 सर्वोच्च योद्धाओं के राजनीतिज्ञों के नाम आते हैं। महादजी सिंधिया, जब हम राजस्थान में पढ़ते हैं वो युद्ध पढ़ते हैं ना 2-3, ये मराठों के दखल अंदाजी पढ़ते हैं जयपुर के साथ और मारवाड़ के साथ, बूंदी वाले मसले में, तब हम इनको तुंगा का युद्ध दोसा में जो हुआ था, महादजी सिंधिया का जिक्र पढ़ते हैं। तो ये नाना फडणवीस इनके मुख्य योद्धा थे। अब हम पढ़ लेते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्रेजों को बड़ा खुश हुए वो कि मराठे हार गए हैं उसमें पानीपत के तृतीय युद्ध में और मराठों का राज्य विभाजित हो गया है।
अब अंग्रेज क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट ग्रेड वाले कोई बच्चे पढ़ते हैं तब हम पढ़ेंगे भोंसले जो है उसके साथ अलग युद्ध लड़ेंगे अंग्रेज, और सिंधिया के साथ अलग युद्ध लड़ेंगे। गायकवाड़ भक्त बना रहेगा, उसके साथ अंग्रेजों ने उसको बड़ौदा दे दिया कि तू बैठा रहे। होलकर सबसे पावरफुल था, वो सबसे लास्ट में हारता था। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 75 से 82। हमें इसमें एक ही बात याद रखनी है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? सालबाई की संधि। कब होती है? 1782। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम क्या रहेगा? अनिर्णायक रहेगा। बात क्लियर? कब से कब तक है कोई मत याद करना, आपने क्या याद रखना है, संधि कौन सी से युद्ध समाप्त हुआ? सालबाई की संधि 1782। साल में बैठी बाई क्या कर लियो रे संधि है, और अनिर्णायक रहेगा। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805। अब आप देखेंगे ये ना वैसे रटने वाली चीजें नहीं है। 1798 से 1805 तक सहायक संधियां चल रही थी। आपने देखा होगा इसी समय राजस्थान की भरतपुर, अलवर और उन रियासतों का पढ़ते हैं, उन्होंने सहायक संधियां की थी। मतलब उन्होंने फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट बहुत पहले ही भेज रखी थी कि भाई हेल्प सहायक संधि कर ले। अंग्रेजों ने बहुत पहले उनको छोड़ दिया था, और ज्यादातर संधियां अंग्रेज फिर 1817-18 में करेंगे। उनको लगा कि भाई सहायक संधि 2-3 में अपने वाली रियासतें करती हैं, 2-1 रियासतें करती हैं सहायक संधि, और फिर क्या हो जाता है अंग्रेज उस समय सहायक, क्योंकि अंग्रेजों को मित्र चाहिए थे, और 1801 में अवध के साथ भी की। जैसे ही मराठों को और इनको हरा दिया, अंग्रेजों ने कहा अब सहायक संधि रोको, कोई बात नहीं, छोड़ो। फिर 1718 में युद्ध वाला माहौल बनेगा। मराठा राज्य जो है राजस्थान के पड़ोस तक लगता था। फिर राजस्थान वाली रियासतें 1718 में सबसे ज्यादा संधियां राजस्थान की रियासतों के साथ होती है। अंग्रेजों ने जितनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी सबको एक्सेप्ट किया, आप बेली में तरह कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्होंने अब अंतिम रूप से मराठों का पतन करना था और मराठा राज्य को कैप्चर करना था। इस बात का आप वो लॉजिकली बातें हैं। तो जैसे ये 3-5 वाला हुआ, उसके बाद ये 1718 आएगा, इसमें मराठा राज्य खत्म। तो दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में 2-3-5 में क्या हुआ? उड़ीसा व यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के अधिकार में आ गए। मराठा राज्य जो हम पढ़ते हैं, यहां पर हम पढ़ते हैं उड़ीसा व आगरा, यहां पर यूपी में आगरा पढ़ते हैं। उड़ीसा व आगरा, उड़ीसा व यमुना के उत्तर में, यमुना नदी बहती है, यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित, ठीक है, कई भूभाग ये सारे अंग्रेजों के अधिकार में आ गए। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1817-18 में विंध्या के दक्षिण में, विंध्या पर्वतमाला कहां पर हम पढ़ते हैं, जो मिड से नीचे वाली जो है मध्य प्रदेश से दक्षिण में स्थित पूरे भाग पर। क्योंकि दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में जैसे ही हम ये बात करते हैं इस तरह से, ये विंध्या वाला आप मान लो, विंध्या पर्वत श्रृंखला, यहां पर उड़ीसा मान लो आप, यहां पर आप आगरा मान लो, और यहां पर आप दिल्ली मान लो, ठीक है, यमुना वाला क्षेत्र। दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेज इस जगह को कैप्चर कर लेंगे। और तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध होगा, उसने कहा विंध्या के दक्षिण में स्थित पूरे भाग पर अंग्रेजों का क्या हो जाएगा? अधिकार हो जाएगा। पेशवा को कहा चप्पल उतार, ठीक है, चल शाबाश बन जा हुसैन बोल्ट। पुणे से हटाकर उसको कहा पेंशन देके भेज दिया। कहां पर भेज दिया? कानपुर में जगह पड़ती है बिठूर। और जब हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तब हम कान्हा में नाना साहब पेशवा को पढ़ेंगे। कानपुर में नाना साहब ने क्रांति की थी, कारण था पेंशन बंद कर दी गई थी। मतलब यहां पर वो कह दिया था कि आज के बाद पेशवा पूना को छोड़ देगा, कानपुर के बिठूर में जाकर रहेगा और उसको इतनी इतनी पेंशन दे देंगे। लेकिन जब नाना साहब के पास वो पेशवा बनेगा नाना साहब, फिर ये पेंशन का झगड़ा होता है। तो इससे बहुत सारी चीजें 1857 की क्रांति से जुड़ती है। और भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, इन पर जैसे ही अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा पूरे भारत पर, अब अंग्रेज सोचेंगे कि यार अपने पास चौधर तो आ गई, तो अपने सबसे ज्यादा पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। कहते हैं कि आप ऐसे करो, किसान जो है ना सबसे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है खेती बाड़ी पर टैक्स लगा के, क्योंकि ज्यादातर लोग खेती बाड़ी से जुड़े होते हैं। तो फिर वो 3 बिल लाएंगे, स्थायी बंदोबस्त,
महलवाड़ी रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त, कि बंगाल वाले इलाके के आसपास स्थाई, दक्षिण वाले के इलाके के आसपास रैयतवाड़ी और पंजाब और उधर वाले इलाके के आसपास महलवाड़ी। 3 तरह का बंदोबस्त। बंदोबस्त अपने कहते हैं जुगाड़, कोई बंदोबस्त कर लो, मतलब टैक्स वगैरह जो अपने कहते हैं पटवारी लोग और अपने आते हैं ना लेने के लिए, टैक्स अभी भी लगता है, आज भी लगता है खेती बाड़ी पर, ठीक है। और जिसको अपने कहते हैं मामला भरना सी, पटवारी आया सी, है ना, मामला भरते हैं वो। तो उस समय फिर वो आपका अगला टॉपिक है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव। जैसे ही वो लोग इस तरह की टैक्स व्यवस्था कर देंगे, भारतीय लोग उनका विरोध करना शुरू करेंगे, और वो विरोध क्या होगा, 1857 की क्रांति। फिर हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति के बाद हम पढ़ लेंगे राष्ट्रीय आंदोलन जो चलेंगे गांधी जी 1947 तक। चलिए जी, यहां पर भेज दिया आपको रियासतों के प्रति नीतियां। अब ये डायरेक्ट टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, सीधा तो इसको शुरू नहीं किया जा सकता, क्योंकि 8वीं की बुक में दिया है कि बंगाल को कैसे कैप्चर करके उनके साथ कौन सी नीति चलाएंगे। तो मोस्टली ज्यादा आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, याद वो भी करना है। रियासतों के प्रति नीतियां, रिंग फेस की, वो रिंग सेरेमनी वाली रिंग फेस नहीं है, सुरक्षित घेरा की नीति। लोग इसको पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी बुक में नाम दिया है नए शासन की नीति। चारों ओर बफर स्टेट, बफर का मतलब होता है अंतस्थ या मध्यस्थ राज्य, तो बफर स्टेट एक ही था, अवध का राज्य है। घेरे की मतलब अपने अपने बेली मित्र बना के और दूसरे जो जिस पर अधिकार करना है उसको घेर लेना, इसको नए शासन की नीति कहते हैं। ये नीति चलाने वाला देखो 2 लोग हैं, एक वारेन हेस्टिंग्स है और एक लॉर्ड हेस्टिंग्स है। पहले बता दूं, एग्जामिनर अगर आपको कंफ्यूज करने वाला पूछेगा ना, वो पूछेगा प्रश्न सर्वोच्च अधिकता की या ब्रिटिश सर्वोच्चता की नीति किसने चलाई, सर्वोच्च अधिकता। और ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा ऑप्शन वेलेजली, तीसरा ऑप्शन डलहौजी, चौथा ऑप्शन होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। वो आगे आएगा, सर्वोच्चता शब्द आते ही लॉर्ड हेस्टिंग्स है। वो कब आएगा, 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहेगा। लेकिन हम बात पढ़ रहे हैं 1773। यहां पर एनसीईआरटी से थोड़ी सी चूक हुई है, वारेन हेस्टिंग्स 72 में आ जाएगा, क्योंकि इसके सुधार कार्य हम 72 से पढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग्स क्या करेगा, नए शासन की स्थापना करेगा। जैसे ही वारेन हेस्टिंग्स भारत में आएगा, अंग्रेजों ने बंगाल के साथ साथ मद्रास व बंबई में अपनी प्रेसिडेंसियां स्थापित कर ली थी। मद्रास, बंबई व बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी अंग्रेजों ने, ठीक है। 3 प्रेसिडेंसियां, प्रेसिडेंसी का मतलब प्रशासनिक अधिकारी, सब जगह एक गवर्नर होता था। सर्वोच्च अधिकारी वारेन हेस्टिंग्स ने इसको छोड़ दो, वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में, अब वारेन हेस्टिंग्स ने क्या क्या सुधार किए इस तहत, उसने नई न्याय व्यवस्था की स्थापना की, जिसके तहत जिले में फौजदारी और दीवानी न्यायालयों का गठन। तो न्याय व्यवस्था, फौजदारी और दीवानी न्यायालय की स्थापना करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर। अब अंदर की बात है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, नहीं याद रखो तो कोई बात नहीं। मेरे जैसे कई मंदबुद्धि जो होंगे जिनके कम याद होते हैं, वो इन बातों को चाहे स्किप कर देना, इतना जरूर याद रखना। मौलवी व हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। तो जो दीवानी मामले होते थे राजस्व से संबंधित, वहां पर यूरोपीय कलेक्टर रखा जाता था। और जो फौजदारी, लड़ाई झगड़े वाले सामान्य ये इक्की दुक्की मामले से होते हैं, जो वो मामला देखने के लिए काजी और मुफ्ती लोग होते थे। काजी मुखिया होता था, मुफ्ती जो होता था मुस्लिम कानूनों का व्याख्याकार होता था, वो लोग उसको संभालते थे कलेक्टर की निगरानी में। हमने दूसरी बात याद रखनी है, 1773 में अंग्रेजों ने एक एक्ट लाया, हमसे ये पूछा रेगुलेटिंग एक्ट कब आया। रेगुलेटर होता नहीं, गैस में लगा होता है रेगुलेटर चलाने के लिए, गैस की सप्लाई के लिए। तो भारत में शासन को चलाने के लिए जो एक्ट नियम बनाया गया उसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, कहां पर, कलकत्ता में। तो पहला सर्वोच्च न्यायालय कहां बना, कलकत्ता में बना।
किस एक्ट के रेगुलेटिंग, कब बना 73 में। इसके अलावा कलकत्ता में ही अपीलीय अदालत, सदर व निजामत अदालत की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय आपने याद रखना है 1773 कलकत्ता में। अब अंग्रेजों ने क्या किया, 1775 में 11 जो है बुद्धिजीवी पंडित लोगों को कहा कि भारत में आपने जो कानून आपने बना रखे हैं ना, हिंदू विधि है, जितनी भी आप दंड संहिता है, उसका ना आप एक पूरा एक रूपरेखा में तैयार करके दो। और हॉल हेड को कह दिया आपने क्या करना है, आपने उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट। तो भारतीय कानून संहिता का अंग्रेजी में ट्रांसलेट कौन करता है, हॉल हेड करता है। वारेन हेस्टिंग्स क्या करेगा, 1785 में इंग्लैंड जब लौटा तो एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस कारण 7 साल तक वारेन हेस्टिंग्स पर वहां वियोग का मुकदमा चला। ठीक है, और मुकदमा चला, बस महाभियोग क्या होता था कि शासन को सही ढंग से न चलाना। राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगता है, कौन से अनुच्छेद के तहत बताओ रे, क्षमादान कौन सा होता है, अनुच्छेद 72। अच्छा, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का जो है जो निर्वाचन होता है, कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के पास 53, राष्ट्रपति 52, निर्वाचन 54, महाभियोग 72, महाभियोग नहीं क्षमादान 72, और महाभियोग बताओ आप। चलो, तोड़ेदार बंदूक को क्या कहते थे अंग्रेज, मस्केट कहते थे। मैचलॉक शुरुआती दौर की एक बंदूकों के थोड़े से नाम आए हैं, क्योंकि 8वीं की बुक में मैंने मैटर डाल दिया, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात याद करने वाली 73 सर्वोच्च न्यायालय, वारेन हेस्टिंग्स ने जो है न्यायालय की स्थापना शुरू की थी, 73 में बना था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था। और किस पर महाभियोग लगा, वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग किसने लगाया, एडमंड बर्क ने। इतनी बात हमें याद रखनी है। ये थोड़ा सा बताया हुआ है कि जब 57 का समय था, 1757, तो भारत के 63% भूभाग पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा साधा जो है शासन स्थापित हो गया था। इंपॉर्टेंट नीति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मेरा मन कहता है कि अगर एग्जामिनर प्रश्न उठाता है तो यहां से उसको प्रश्न उठाना चाहिए। क्या कि सर्वोच्चता वाली नीति किसने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। हेस्टिंग्स जो है 1813 में बनता है, सर्वोच्चता की नीति शुरू करता है। वो कहता है कि जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सर्वोच्च है सबसे, और उसको जब भी जरूरत होती है कोई सिस्टम सेट करने के लिए तो उसको ना भाई भारतीय रियासतों को कैप्चर अधिग्रहण करने की उसके पास पावर है, कंपनी के पास है। और सबसे सर्वोच्च क्या है, कंपनी है। इसके तहत लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो सर्वोच्चता की बात कौन करता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स करता है। इसके तहत क्या हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया, कित्तूर है ये भाई, कित्तूर कर्नाटक में जगह पड़ती है, उसका कर लिया अधिग्रहण। सर्वोच्चता की नीति के तहत किस रियासत का अधिग्रहण किया गया, कित्तूर का किया गया। रानी चेन्नम्मा ने कहां पर विरोध किया था सर्वोच्चता की नीति, कित्तूर से किया। कित्तूर में रानी चेन्नम्मा थी, उसने विरोध किया तो 1824 में रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया। 1829 में चेन्नम्मा, ये अम्मा जो है जेल में ही मारी जाती है। चेन्नम्मा जब जेल में मारी जाती है, वहीं उसके आसपास एक जगह पड़ती थी संगोली का एक जो चौकीदार था जिसका नाम था रायना ने कहा जब चेन्नम्मा नहीं रही तो मैं क्यों रहूं, रही ना, एक कहता मैं भी नहीं रहता अभी हुण तू रही ना। इसने प्रतिरोध जारी रखा। अंग्रेजों ने 1830 में रायना को भी फांसी पर चढ़ा दिया। तो सर्वोच्चता की नीति के तहत अंग्रेजों ने किस किस रियासतों का अधिग्रहण किया, हमने ये देखना है। पहला तो हो गया कित्तूर हो गया, ठीक है। यहां पर कौन लोग विरोध करेंगे, रानी चेन्नम्मा और रायना, ठीक है। दूसरा अंग्रेज किसको कैप्चर करेंगे, वो करेंगे अफगानिस्तान को। ये सीन कब शुरू होता है, 1824 का ठीक उल्टा क्या होगा, चौको चार इधर लगा देंगे, अफगानिस्तान को कैप्चर करेंगे 1842।
फिर तीसरे नंबर पर वो कैप्चर करें किसको, वो करेंगे सिंध को। सिंध को कब करते हैं, 1843। फिर 4 नंबर पर कैप्चर करेंगे वो किसको, वो करेंगे पंजाब को। पंजाब को कब करेंगे, 1849। तो ब्रिटिश सर्वोच्चता की नीति के तहत किस किस रियासत पर अंग्रेजों ने कब कब अधिकार किया वो हमें देखना है। कितूर 1824, रानी चेन्नम्मा थी, उसको कैप्चर। अफगानिस्तान के साथ युद्ध लड़ेंगे क्योंकि रूस के आक्रमण का भय था, इसलिए अफगानिस्तान 1842। 1843 सिंध और 1849 में पंजाब। 2-4-24 होता है, 4-2-42 होता है। तो 3 ब्रिटिश सोचता वाले में दूसरी जो नीति थी वेलेजली की सहायक संधि, उसमें 3 रियासतें। सबसे पहले 1798 में हैदराबाद, उसके बाद 1799 में मैसूर, और उसके बाद अवध 1801 में सहायक संधि करेंगे। फिर दूसरी नीति सर्वोच्चता वाली नीति है, उसके तहत ये 4 रियासतों का हमने जिक्र पढ़ना है। पंजाब बहुत इंपॉर्टेंट है, 1849। 4 स्थान देके मिलान करना आ सकता है, किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, ये सब बातें मैं आपको बता ही रहा हूं। आज माइक बड़ा भाई आपकी तरह हो रखा है, एक जगह टिकता ही नहीं है। ये सारे आंकड़े इस पे दिए हुए हैं, ये मैं आपको हम बता दूंगा भाई। 1839 में पंजाब की अगर हम बात करें, अंग्रेजों ने 3 को मैंने पढ़ा दिया कि बंगाल को कैसे जीता, मैसूर को कैसे जीता, मराठा को कैसे जीता, और पंजाब को अभी तक उसकी तरफ कोई उसका देखने का सवाल ही पैदा नहीं था। महाराजा रणजीत सिंह, जिसकी आर्मी विश्व की दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाली सबसे पावरफुल आर्मी होती थी महाराजा रणजीत सिंह की। महाराजा रणजीत सिंह 1839 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अब पंजाब को जो है कैप्चर कर लिया जाए, हड़प लिया जाए। और 1845-46 में पहला युद्ध और 1848-49 में दूसरा। आप नहीं याद रखें, आपकी आत्मिक संतुष्टि के लिए कि भाई पंजाब के साथ कब युद्ध हुए, इसलिए लिखा है। आपने ये ध्यान रखना कि 2 लड़ाइयां लड़ी, नहीं याद रहे तो छोड़ो। इतना याद रखना है पंजाब का अधिग्रहण कब किया, 1849 में पंजाब का अधिग्रहण कर लिया। इससे पहले किसका किया था, सिंध का किया था। कब किया था, 1843। उससे पहले किसका किया था, अफगानिस्तान का किया था। कब, 1842। उससे पहले किसका किया था, उससे पहले कितूर कर्नाटक का किया था। कब, 1824। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 56 के बीच गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। अधिग्रहण करने की अपने रियासतों पर कब्जा करने की जो सबसे लास्ट नीति है वो किसके समय आती है, डलहौजी। डलहौजी जो है 1848 में गवर्नर जनरल बन के आएगा। यहां मुझे वो गाना याद आ गया, क्या था, डल झील जी आई अखां ते मुंडा मरदा, तेरे नाल पीण नूं फरैपे दिल करदा, साडी भी रोमांटिक जी हो जू जिंदगी, बाय गॉड कदे करदा मखौल नी, गोरियां गल्लां च पैंदे टोए वेख के, गब्बरू दे कालजे च पैण हॉल नी। ठीक है, तो ये डल से याद आ गया डलहौजी। लेकिन डलहौजी कितना ही बुरा है, एक उसकी खास बात, विधवा विवाह को परमिशन देने वाला डलहौजी। मैंने कहा था डलहौजी ने डोली उठाई, विधवा को विवाह करने की परमिशन दी। कौन से हमने वो पढ़ा है, समाज सुधार पुनर्जागरण। किस व्यक्ति ने विधवा विवाह के लिए संघर्ष किया था, बताओ मुझे, कमेंट करो इस बात का। एक व्यक्ति जिसने सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनवाया 1829 में, उसका नाम बताओ। और 1856 में विधवा विवाह को मान्यता मिली, वो कौन था, वो नाम बताओ। चलिए, विलय की नीति क्या थी, डलहौजी ने चलाई, बिना पुत्र, अगर किसी के पुत्र नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता। इस आधार पर निम्न रियासतों को हड़प लिया। इसको विलय की नीति कह सकते हैं, हड़प नीति कह सकते हैं, गोद निषेध प्रथा कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके तहत किसको हड़प लिया गया, इसके तहत हड़प लिया गया, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, और वो ट्रिक केड़ी सी, पंजाबी च सी, सस कहंदी है, सस कहंदी है कि सस बहू
सस बहू ना जा, जा मतलब सस बहू ना जा। ਆਪਾਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਇਹ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੂ ਨਾ ਜਾ ਵੀ ਘਰੇ काम बहुत पड़िया है, इन्ना काम है, ठंड पैंदी मेरे तो नहीं गोडे नहीं दुखनों हटते, ते तू भाई पेके ना जा। सै से सबसे पहले सतारा बहुत इंपॉर्टेंट है। विलय हड़प नीति के तहत, विलय की नीति के तहत जो रियासतों का किया गया विलय, तो ये इनका क्रम भी पूछा जाता है। और सै से संभलपुर, सै से संभलपुर, संबलपुर का राजा वीरेंद्र था क्या, सुरेंद्र था, वीर सुरेंद्र। और बै से अभी अपने वाली इसमें नाम नहीं दिया हुआ, वो बगाट जगह पड़ती थी, अपनी बुक में इसका जिक्र नहीं आया। ऊ से उदयपुर था, ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है, ये मध्य प्रदेश में उदयपुर पड़ता था। ना से नागपुर, कहते नागपुर दे तां संतरे बड़े फेमस पैंदे आ, ते संतरे राजस्थान च झालावाड़ दे पैंदे है, और झालावाड़ को इसीलिए राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। ना झा। अब इनको हमने रटना है कि क्रम सेट करना है, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी। ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, नागपुर पहले है, झांसी बाद में है। इस बात को रटना है, इसका क्रम बहुत ज्यादा पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। अब आ जाओ, सितारा कब, डलोजी आते आते आएगा, आते ही क्या है, सितारा जो है चमक रहा था, उसको जो ज्यादा चमक रहा है, तारा कहते हैं ना, तारे की तरह चमक रहा है, तो जो ज्यादा चमक रहा था सबसे पहले उसको हड़प लिया, सितारा को। फिर जो संभलने की कोशिश कर रहा था उसको 50 में उसको संभाल लिया। फिर उदयपुर 3 नंबर, 3 ऐसे लिखते हैं और उदयपुर भी ऐसे ही लिखते हैं, ऊ से लिखते हैं 3 नंबर पे। और फिर आ गया नाग, आ गया थोड़ा 1853, और झांसी आ गई 1854। संबलपुर का राजा कौन था, वीर सुरेंद्र। अब एक रही है इनमें रियासत जिसका नाम हम पढ़ेंगे अवध। अवध का सबसे अंत में विलय किया जाएगा, क्योंकि अवध को ये कह के बहला फुसला के रखा था ना, भाई नहीं आप तो थे तो जमा सगा हो, तुस तो जमा ही बेली भरा है, ताए चाचे ने आपा था, जो सारे दा सभी पर अधिकार कर लिया। अब अवध को, अब डलोजी कह रहा है कि ये गिलास फल है, हमारे ही मुंह में आएगा। और 1856 में अवध का विलय कर लिया। यहां पर प्रश्न क्या, अवध का विलय कब किया, 1856। सबसे लास्ट विलय किसका, अवध का। क्यों, किस कारण, आरोप लगाया क्या, कुशासन। भाई अवध का राजा वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह ने कहा बताओ क्यों अधिग्रहण कर रहे हो, कभी तेरा शासन ठीक नहीं है, कुशासन है। और 12वीं की बुक में वो सीन बताया हुआ है, लोग रो रहे हैं अवध के राजा को, जब अवध से यूपी से निकाल के पेंशन देके उसको कहाँ भेजा जाता है, उसको कलकत्ता भेजा जाता है, तो लोग रो रहे थे, दुखी हो रहे थे। आ लो भाई, रोटी नहीं खा रहे थे।